गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के एक नए टॉपिक डिसीजन मेकिंग के बारे में। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग इज डिफाइंड एज द सिलेक्शन ऑफ ए प्रिफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स। जब आपके सामने दो या दो से अधिक ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से किसी एक निर्णय पर पहुंचना, एक का सिलेक्शन करना प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। यानी क्या आपको करना है इन तीनों में से या चारों में से, जो भी आपके सामने ऑल्टरनेटिव है, ये जो प्रोसेस है वो डिसीजन मेकिंग कहलाता है। अब आता है स्टेजेस इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की क्या क्या स्टेजेस हैं? तो सबसे पहली जो स्टेज है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना कि समस्या क्या है। सबसे पहले ये जानना कि जिस पर आपको निर्णय लेना है वो समस्या क्या है, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना, उसकी पर्टिकुलर पहचान करना। सेकंड है गैदर इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। उस समस्या से, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से संबंधित सारे डेटा को, इंफॉर्मेशन को एकत्र करना और फिर उसका एनालिसिस करना, समस्या का विश्लेषण करना। थर्ड स्टेप आता है डेवलपिंग द सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशन। तीसरे स्टेप में बताया गया है कि किस प्रकार से उसका सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। यानी क्या जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आई है उससे संबंधित जितनी जानकारी आपने एकत्र की है और उसको एनालाइज किया है, उसके आधार पर उसका क्या समाधान हो सकता है। देन वे द एविडेंसेस। क्या जो समाधान आप सोच रहे हैं उसके लिए आपके पास कोई एविडेंस है जिसके आधार पर आप ये कह सकें, या फिर जो एविडेंसेस आपके पास उपलब्ध हैं क्या उनके आधार पर आपने उस समाधान को सोचा? यानी दोनों तरफ से हमें विचार करना होता है। नेक्स्ट आता है चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हैं या जो सॉल्यूशंस आपने सोचे हैं उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव का चुनाव करना, सारे एविडेंसेस को देखते हुए कि क्या इसमें से सबसे बेटर रहेगा डिसीजन। देन टेक एक्शन। फिर आपने वो निर्णय लेना है, उस पर प्रक्रिया करनी है, क्रिया करनी है कि नहीं, ये सॉल्यूशन इसका ये होना चाहिए। देन रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जो भी आपने एक्शन लिया उसको फिर रिव्यू करना कि जो क्या आपने जो समस्या से संबंधित निर्णय लिया था उसका क्या फ़ायदा हुआ, उसको रिव्यू करना। ये सारी स्टेजेस डिसीजन मेकिंग में फॉलो होती हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर भी हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे सामने कोई एक समस्या आ जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें स्कूल में ही, अगर हम टीचिंग से संबंधित हैं, प्रोफेशन में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसके चलते भी हमारे सामने समय समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे कि क्लास का कोई बच्चा ही है, वो बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, तो उस कंडीशन में उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आप अलग अलग तरीके से अगर आप सभी से पूछा जाए तो आपके सबके व्यूज़ अलग अलग होंगे। उन व्यूज़ में यानी एक व्यक्ति जो जितने सोल्यूशन सोच सकता है एक समस्या से बाहर निकलने के लिए, फिर उनमें से वो किसी एक का चुनाव करता है। सपोज इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, बच्चा क्लास में इंटरप्शन क्रिएट करता है, तो सबसे पहले पता लगाएंगे आखिर रीज़न क्या है, क्यों कर रहा है ये। देन उसके बाद उसको सोल्यूशन सोचेंगे, क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो सभी के व्यूज़ अलग अलग होंगे। जैसे कि कोई कहेगा उसको खेल की एक्टिविटीज़ में लगाया जाए, या कोई कहेगा कि उसको जो है होमवर्क दे दिया जाए, या क्लास वर्क उससे ज़्यादा कराया जाए, या किसी क्लास की एक्टिविटीज़ में उसे एक्टिविटी पार्टिसिपेट कराया जाए। यानी सबके जो व्यूज़ होंगे वो अलग अलग होंगे। उन व्यूज़ के आधार पर आप देखेंगे कि कौन सा सोल्यूशन सबसे बेस्ट हो सकता है। आप उसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर ये देखेंगे कि क्या उस बच्चे के व्यवहार में या उसके डिसिप्लिन की जो एक्टिविटी है उसमें कोई परिवर्तन आया है या नहीं। यानी कि एक समस्या थी जिसके लिए आपने कुछ सॉल्यूशन सोचा और फिर आपने उस पर काम किया। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग कि आपको कौन से चुनाव करना है। यानी जो आपके पास ऑल्टरनेटिव थे उनमें से आपने किसको चूज किया, वो प्रोसेस जो है वो डिसीजन मेकिंग कहलाता है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इससे क्या महत्व है, डिसीजन मेकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। जितने भी मैनेजरियल फंक्शन है उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है डिसीजन मेकिंग के द्वारा, क्योंकि जब तक आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तब तक आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा है परवेसिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। परवेसिवनेस का मतलब होता है कि किसी ग्रुप पर अपने डिसीजन को अप्लाई करना भी कह सकते हैं कि जो आपने निर्णय लिया है क्या वो वास्तव में उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिस विषय पर या जिस कार्य के लिए आप निर्णय लेना चाह रहे हैं।
को भी इसमें देखा जाता है। इसके बाद है हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड पॉलिसीज। जितनी भी प्लानिंग और पॉलिसीज होती है उसमें डिसीजन मेकिंग बहुत हेल्पफुल होती है, सही निर्णय पर पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है, उसका सक्सेसफुल रूप से ऑपरेट किया जा सके, उसे चलाया जा सके, इसके लिए डिसीजन मेकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप स्कूल या कॉलेजेस की बात ही करें तो वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिसके पास होती है, उसका डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सिस्टम में सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से चलाना है तो उसके लिए एक अच्छा डिसीजन मेकर होना बहुत ज़रूरी है कि किस समय पर कौन सा कार्य किसको दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से उसकी उपयोगिता है, उन सबको ध्यान में करके एडमिनिस्ट्रेटर को निर्णय लेना होता है। अब आता है प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या है? कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना बनाई जाती है। बिना योजना के कार्य करने में व्यक्ति को असफलता हाथ लगती है अगर उसके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। तो प्लानिंग इज द सिग्निफिकेंट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की प्रक्रिया है उसका सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है? प्लानिंग है। सबसे पहले योजना बनाना, उसके बाद ही जैसे कि आप लोग टेक्नोलॉजी में पढ़ भी चुके हैं कि अगर हम इसमें बात करें मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग में, तो हमारे 4 स्टेप्स का वर्णन किया गया है, POLC। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है। इसके बाद सेकंड है इट इज कंसर्न इन डिसाइडिंग इन एडवांस। इसमें जो प्लानिंग है वो इससे संबंधित होती है। व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, व्हाई टू डू, क्यों करना है, वेयर टू डू, कहाँ करना है, एंड हु टू डू, और कौन करेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर प्लानिंग की जाती है। ये तो था प्लानिंग का इंट्रोडक्शन। क्योंकि हमारा सिलेबस में कहते हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन प्लान इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग की जो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग है इसमें महिलाओं की क्या सहभागिता है। सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग को समझना जरूरी था, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं की सहभागिता प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हमारे समाज में है या होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपेशन इन सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर में महिलाओं की पार्टिसिपेशन की क्या स्थिति है? तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो सामाजिक जो क्षेत्र है उसमें महिलाओं की बहुत ही कम पार्टिसिपेशन है। महिलाएं केवल घरों तक सीमित हैं। बहुत कम परसेंटेज में कुछ ही महिलाएं केवल ऐसी हैं जो सोसाइटी में वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, किसी न किसी रूप में कोई NGO चला रहा है, कोई ट्रस्ट, कोई समाज सेवा का वैसे काम कर रहा है, जुड़ा हुआ है। लेकिन इस सब के लिए प्लानिंग करना और उस निर्णय पर पहुंचना कि हमें इस सेक्टर में काम करना, इसमें देखा जाए तो महिलाओं की भूमिका बहुत कम है। हालांकि आज के सिनेरियो में बात की जा रही है कि जेंडर इक्वालिटी को मान्यता दी जाए, यानी दोनों को समान अधिकार मिले, दोनों एक बराबरी पर हों। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें पिछले समय से लेकर अब तक उठा है तो अभी भी हमारी जो सहभागिता है, वुमेन्स की जो सहभागिता है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में वो बहुत कम है। निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि इसको दिन दिन बढ़ाया जा सके। अब सेकंड आता है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल सेक्टर। अगर पॉलिटिकल सेक्टर की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं? आप अच्छे से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ राजनीति में कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं, या जो महिलाएं कार्य कर रही हैं क्या उनको अच्छी दृष्टि से देखा जाता है या नहीं देखा जाता है, क्या उन्होंने पहले से ही प्लानिंग की थी, या वो किस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में आई, क्या उन्होंने इस क्षेत्र में आने का निर्णय किन परिस्थितियों में कब लिया हुआ, तो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में पॉलिटिकल सेक्टर में महिलाओं का योगदान बहुत कम है। बहुत ही कम जगह पर महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। कहीं उन्हें समाज कहता है कि नहीं, महिलाओं को इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, कहीं उनके परिवार वाले उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो महिलाओं का जो भूमिका है इसमें कम रहती है। तीसरा आता है पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिकल सेक्टर। अगर हम इकोनॉमिकल सेक्टर की बात करें तो आज के समय में हालांकि महिलाएं काफ़ी हद तक इकोनॉमिकल सेक्टर में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन अगर पूरे पॉपुलेशन पे बात की जाए तो अभी बहुत ही कम रेशियो है इसका। कहने के लिए तो आज हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी एक महिला है, लेकिन फिर भी अभी भी देखा जाए तो अभी भी हमारे यहाँ महिलाओं की जो पोजीशन है वो सहभागिता है इकोनॉमिकल सेक्टर में बहुत कम है। अगर वो कोई अपनी राय भी देना चाहती हैं तो क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा है जिसके चलते वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो तुम्हें नहीं पता बाहर क्या होता है, कैसे होता है, तुम्हें सुनने दो।
इस तरीके की जो सोच रहती है जिसकी वजह से महिलाएं ना तो प्लानिंग में अपना कोई योगदान दे पाती हैं और ना ही किसी निर्णय तक पहुंचने में। बहुत ही कम परसेंटेज में महिलाएं जो हैं इस कार्य में अपनी सहभागिता देती हैं। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में महिलाओं का क्या पार्टिसिपेशन है? इसमें काफ़ी हद तक महिलाएं आजकल पार्टिसिपेट कर रही हैं, पहले से रेशियो बढ़ गया है, लेकिन मजदूरी लेबर टाइप के वर्क के लिए, ना कि उनकी प्लानिंग में या फिर किसी प्रकार के डिसीजन लेने में। ऐसी महिलाएं बहुत ही कम हैं जो इंडस्ट्री चलाने का कार्य कर रही हैं। बहुत ही कम परसेंटेज में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ प्लान किया, निर्णय लिया और उसके बाद अपनी इंडस्ट्री को चलाया। हालांकि महिलाएं आजकल प्रयास कर रही हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन सेक्टर। अगर शैक्षिक उसमें देखा जाए तो इसमें फिर भी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। आज के समय में एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी महिलाएं दिखती हैं जो कि अपनी भूमिका सहभागिता दे रही हैं, लेकिन एज ए वर्कर, नॉट ए प्लानर। प्लानर के रूप में अभी भी महिलाएं एजुकेशन सेक्टर में नहीं हैं, जो कि उन्हें भी वो स्थान यहाँ पर मिलना चाहिए। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में तो शुरू से ही महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। हालांकि वो पूर्ण रूप से सामने आकर नहीं करती हैं, लेकिन सपोर्ट के रूप में महिलाओं ने हमेशा से ही एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना योगदान दिया है। हालांकि इसमें यहाँ भी उनका निर्णय लेने में या प्लानिंग में कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं होता, लेकिन वैसे उनका जो है इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है।